नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग अड्डा जीएस का जो सेट चल रहा था उसी को हम लोग रेगुलर बेस पे अभी देखेंगे। आज हम लोग सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। अगर इससे पहले 1 से लेकर 5 तक अगर आप लोग सेट नहीं लगाए हैं तो कृपया जाके आपको प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से आप लोग 1 से लेकर 5 तक सेट लगा सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि अब जो है लास्ट यानी कि आखिरी अटेम्प्ट चल रहा है 17 दिसंबर। ठीक है, 17 दिसंबर यहाँ पे लिखे हैं हम महायुद्ध कहने का मेरा मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि 1275 सीट है। कितना है? 1275 सीट है। तो सोच लीजिए कि इसका कट ऑफ पीटी में ही कितना जाएगा। जब 2223 एग्ज़ाम हुआ था 2213 दरोगा में, तो उसमें हमको जहाँ तक याद है कि 60 या 65 के आसपास जिसका कट ऑफ गया था पीटी का। तो 1275 सीट है, तो आप अनुमान लगाइए कि कितना इसका कट ऑफ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कोशिका जीव विज्ञान में प्रयुक्त जीन क्या है। क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका जीव विज्ञान में प्रयुक्त जीन क्या है। तो ये हो जाता है, ये अनुवांशिकी वंशागति की एक इकाई होती है। जीन जो होती है वंशानुगत गति की एक इकाई होती है। अब कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा थियोडोर स्वान ने किया था। थियोडोर स्वान ने जो किया था, कब किया था? तो 1838-39 के बीच किया था। अब कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन कहेगा कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक। कौन किया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है यह किया गया था 1665 ईस्वी में। कब किया गया था? 1665 ईस्वी में। और 17 दिसंबर को आप लोग पेपर दीजिए और 20 दिसंबर को इसी चैनल पे आपको मैथ और रीजनिंग के साथ आपको 100 क्वेश्चन का फुल डिस्कस इसी चैनल पर किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 30 है, उनका एलसीएम 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लगा लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट पे लिख दीजिएगा कि सर नहीं आया, तो हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको ये मैथ बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि अमरावती, अर्कविधि, भवानी, चिनार, हेमावती और काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो याद रखिएगा कि ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। किसकी है? कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। अब पेरियार नदी जो है केरल में प्रभावित होती है, मतलब बहती है। पेरियार नदी केरल में बहती है और कावेरी नदी जो है का उद्गम स्थल याद रखिएगा कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। और कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आप यदि ये भी याद रखिएगा। और कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। किसको? कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसमें कह रहा है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को पहचान करें। तो कह रहा है कि मृदा अपरदन को यानी कि मिट्टी अपरदन को रोकने हेतु पहाड़ों की ढलान पर सीढ़ीदार खेत बनाकर की जाने वाली कृषि को सोपानी कृषि कहते हैं। तो बिल्कुल सही इसमें कह रहा है हम लोग को कि मृदा अपरदन को रोकने हेतु पहाड़ की ढलान पर सीढ़ीदार खेत बनाकर की जाने वाली कृषि को हम लोग सोपानी कृषि कहते हैं। सेकंड कथन कह रहा है इसमें कि किसी खड़ी फसल के नीचे दूसरी अन्य फसल को बोया जाने रिले कृषि कहते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी खड़ी फसल के नीचे दूसरी अन्य फसल को बोया जाना रिले कृषि कहलाता है। तो ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त में से हो जाएगा, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैथ का दिया है, रीजनिंग का दिया है। तो इसमें रीजनिंग में क्या बोल रहा है? 102, 110, 126, 150 और 182। तो यहाँ देखिए 8 का अंतर है, यहाँ पे आपका 16 का अंतर हो गया, यहाँ पे आपका 24 का अंतर है और यहाँ आपका हो जाएगा 32 का अंतर है। तो आगे कितना हो जाएगा? बढ़ कितना रहा है? 8 बढ़ रहा है ना, तो आगे हो जाएगा आपका 40 का अंतर है। अरे 32 के बाद 40 का अंतर कीजिएगा तो 40 के अंतर के लिए आपका 222 हो जाएगा। 8 बढ़ रहा है ना जी, 8 के बाद 16, 16 के बाद 24, तो 8 बढ़ रहा है।
तो यहाँ पे 8 बढ़ाओगे तो 8 बढ़ाओगे तो यहाँ हो जाएगा 40। तो 40 में 182 में 40 जोड़िएगा तो कितना होगा 222। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो हाइड्रोजन बम आप याद रखिएगा कि अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होता है। क्या होता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होता है। अमेरिकी वैज्ञानिक जो था एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है। फादर ऑफ हाइड्रोजन बम किसको कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। और परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होती है। परमाणु बम कहेगा तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर वो आधारित होता है। और सूर्य से जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो भी होता है परमाणु संलयन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन यहाँ याद रखिएगा कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लेयरिंग शब्द किससे संबंधित है। तो लेयरिंग शब्द आप याद रखिएगा कि यह एक प्रकार की कायिक प्रवर्धन होता है। लेयरिंग जो है यह एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन होता है, लेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि गाय का नस्ल पूछ रहा है कि इसमें नहीं है। तो गाय का नस्ल और भैंस का नस्ल एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड किए हुए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो भदवारी याद रखिएगा कि भदवारी आपका जो है भैंस का नस्ल है। किसका है? भैंस का नस्ल है। बाकी आपका सीरी, कांकरेज और खिलारी जो आपका है ये सब गाय का नस्ल है। अब भदवारी जो आपका भैंस का नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर में कह रहा है यहाँ कि भारतीय संसद के निचले सदन में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व का वर्तमान प्रतिशत कितनी है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संसद के निचले सदन में लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का वर्तमान में कितना परसेंट है। तो आप याद रखिएगा कि इसमें 14% है। किसमें है? 14% है। भारतीय संविधान सभा की भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा कि 15 थी। कब? स्वतंत्रता का समय जब हुआ था 1947 वाला, उसमें पूछ रहा है कितनी थी? 15 थी। और अभी वर्तमान में कितना है? तो पूरा जो लोकसभा का सीट है उसका 14% है। अब इसी में पूछेगा कि लोकसभा में सदस्य जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किस अनुच्छेद में करता है। तो अनुच्छेद आप याद रखिएगा कि 93 के तहत जो है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है निर्वाचित करता है सब अपने सदस्य में से, अनुच्छेद 93 के तहत। अब धन विधेयक कहेगा तो 110 याद रखिएगा, अनुच्छेद 110 में आपका धन विधेयक है। अब वित्त विधेयक आपका 112 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर कह रहा है। 10 नंबर में कह रहा है कि बेस्ट प्लस ऐप निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी किया गया। तो बेस्ट प्लस ऐप पूछ रहा है कि किसके द्वारा जारी किया गया। तो याद रखिएगा कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो है बेस्ट प्लस ऐप जो है जारी किया गया है। अब इसी में पूछता है ई सार्स ऐप। ई सार्स ऐप ये जो है आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है बेस्ट प्लस ऐप, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ई सार्स पूछेगा आपको तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। और खान प्रहरी ऐप पूछेगा तो वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वासन की व्यवस्था करने के लिए जो है CISS ऐप जो है लॉन्च किया है। किसके लिए? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है सड़क पर रहने वाले बच्चों को पुनर्वास की व्यवस्था करने के उद्देश्य से CISS ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है क्रम सही व्यवस्थित को बढ़ते क्रम में बताइए सैन्य पुरस्कार का। तो इसमें आप सबसे पहले याद रखिए कि अशोक चक्र क्या हो जाएगा? अशोक चक्र हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलता है वीर चक्र, उसके बाद आपको महावीर चक्र, अब सबसे लास्ट में आपका आता है परमवीर चक्र। क्या कह रहा है? बढ़ते क्रम में। तो सबसे लो हो जाएगा अशोक, उसके बाद उससे ऊपर वीर, उसके ऊपर महावीर और सबसे ऊपर जो आपका होता है परमवीर चक्र। 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 18 के तहत जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। अनुच्छेद 21 में क्या है?
अनुच्छेद 21 यहाँ पे दिया है, तो याद रखिए कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है अनुच्छेद 21 में है। और कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध के संरक्षण जो है अनुच्छेद 22 में आपको मिलेगा। और अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना यानी कि एनजीटी की स्थापना याद रखिएगा कि 2010 में किया गया था, अक्टूबर 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक तरफ दिया है कथन और नीचे दिया है उसका ऑप्शन। तो इसमें कह रहा है कि कथन में कह रहा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रह जाता है। कारण इसमें कह रहा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो इसमें आप याद रखिए कि कथन सही है परंतु उसका कारण जो है गलत है। यहाँ पूछ रहा है वजन के बारे में, लेकिन यहाँ कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के बारे में, तो ऑप्शन हम लोग का 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राजतरंगिणी किसकी प्रमुख पुस्तक है। तो राजतरंगिणी आप याद रखिएगा कि लोचन कवि का है। किसका है? राजतरंगिणी नहीं है जी, राजतरंगिणी तो आपको हो जाएगा कल्हन का। राजतरंगिणी आपका कल्हन का है। यहाँ रखा है राग तरंगिणी। राग तरंगिणी जो है आपका ये लोचन कवि का है। सॉरी हमसे गलती हो गया, राग तरंगिणी याद रखिएगा, फिर से बोल देते हैं। राग तरंगिणी आपका लोचन कवि और राज तरंगिणी कहेगा राज तरंगिणी कहेगा तो आप याद रखिएगा कल्हन। अब यहाँ दिया है राग तरंगिणी, तो राग तरंगिणी आप रखिएगा लोचन कवि। ऐसा ही ऐसा क्वेश्चन जो है हम लोग मिस्टेक करके आते हैं, आप पढ़िए अच्छा से। राग तरंगिणी आपका लोचन के द्वारा और राज तरंगिणी जो आपका कल्हन के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र किसके द्वारा? तो पंचतंत्र आपको हो जाएंगे विष्णु शर्मा और मित्ताक्षरा के लेखक आपके होते हैं विज्ञानेश्वर। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि उदय भूमि निम्न में से किस एक व्यक्ति की समाधि स्थल है। कौन से भूमि कह रहा है? उदय भूमि। तो उदय भूमि आप याद रखिएगा KR नारायण की समाधि स्थल है आपका उदय भूमि। इसी में देता है आपको कर्म भूमि, तो कर्म भूमि याद रखिएगा कि शंकर दयाल शर्मा। कर्म भूमि आपका हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा। चैत्र भूमि आपका होता है BR अम्बेडकर। शक्ति स्थल आपका इंदिरा गांधी और वीर भूमि जो आपका होता है राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी पौधे तथा जंतु पर्यावरण से संयुक्त प्रक्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा परस्पर संबंधित हैं एवं एक क्षेत्र में अनेक समुदाय का यह जाल कहलाता है। तो यह जल आपको कहलाता है बायोम। क्या कहलाता है? बायोम कहलाता है। सभी पौधे तथा जंतु पर्यावरण से संयुक्त क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा परस्पर संबंधित हैं एवं एक क्षेत्र में अनेक समुदाय का यह जाल जो है वह बायोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर हम लोग का यहाँ पे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को स्वदेशी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। तो अंतर्राष्ट्रीय दशक याद रखिएगा, तो यह हो जाएगा 22 से लेकर 32 तक। दशक 10 साल का होता है। और 2023 क्या घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा? तो मोटे अनाज के वर्ष के रूप में 2023 को घोषित किया। यहाँ क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष स्वदेशी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया। तो 2022 से लेकर 32 तक जो हम लोग हैं स्वदेशी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में मनाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ 18 नंबर में कह रहा है कि बिहार में मीठी क्रांति यानी कि शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को कितने जिलों का चयन किया है। मैंने कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि बिहार में मीठी क्रांति को हम लोग शहद उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने यानी कि बिहार में कितने जिलों का चयन किया है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि 17 जिलों को चयन किया है। ठीक है। और क्रांति के विषय में बता देते हैं आपको। लाल क्रांति का समय जो जनक थे, लाल क्रांति का जनक आप याद रखिएगा कि विशाल तिवारी थे। भूरी क्रांति का जनक आप याद रखिएगा कि हीरालाल चौधरी थे। किसका? भूरी क्रांति का जो जनक थे हीरालाल चौधरी। और नीली क्रांति का जनक थे ये भी आपको हीरालाल चौधरी थे। रजत क्रांति जो अंडा से होता है वह इंदिरा गांधी जनक थे। किसका? रजत क्रांति का। और स्वर्णिम क्रांति के जनक आपको थे निरपक्ष तुतज। ठीक है। और पीली क्रांति जो तिलहन से होता है वो आपका सैम पित्रोदा जो थे वो पीली क्रांति के जनक थे। और पीली क्रांति आपका होता है तिलहन से।
तो ये जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये किसी और चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ देख रहे हैं हम कि 20 मिनट का वीडियो बना रहा है सब 15 मिनट का, और शॉर्ट आंसर जो है बताते चला जा रहा है, तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगला इसमें 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला राज्य बन गया जहाँ गाँव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मांगने की व्यवस्था लागू की गई है। तो इससे आप याद रखिएगा कि बिहार है। कौन सा है? बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य भी आपका ये है बिहार। कौन है? बिहार ही है। अब भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत लक्ष्य को निर्धारित किया है। जितने भी लक्ष्य निर्धारित है एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से वो भी आपको हम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वहां से भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सही लगे उसका आप चयन कीजिए या चिन्हित कीजिए। तो इसमें आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय जल मार्ग 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल सही कह रहा है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 जो है ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। और राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जो प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है, इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। तो ये दोनों कथन जो है आपका सही है कि राष्ट्रीय जल मार्ग की संख्या 1 जो है ये आपको प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है, उसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, यह साधु कोको नाम, ये आपका जो है यदि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कौन है? यह साधु कोको नाम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में कारखाना की देखभाल और नियंत्रण और हिसाब का लेखा जोखा तैयार करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? क्वेश्चन कर रहा है कि सल्तनत काल में, किस काल में कर रहा है? सल्तनत काल में कारखानों की देखभाल और नियंत्रण और हिसाब का जो लेखा जोखा तैयार करता था उस अधिकारी को हम लोग उस समय क्या कहलाता था? तो उस अधिकारी का जो नाम था सर ए जानदार था। क्या था? सर ए जानदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कैंटरबरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि किन क्षेत्रों में पाई जाती है? कौन कह रहा है? कैंटरबरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि जो है ये आपको पाया जाता है न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र याद रखिएगा कि होगा पेंटानल, दक्षिण अमेरिका में है। कौन सा है? पेंटानल दक्षिण अमेरिका में है। बेलिंगवाल प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो बेलिंगवाल जो धार्मिक स्थल है ये आपका कहाँ है? जेरूसलम में स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 26 नंबर देखिए एकदम सिंपल मैथ है, इसका हम बताते हैं। देखिए ABC कर दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2/5, 2 और 5 का रेशियो। अब यहाँ 3 और 4 का रेशियो हो जाएगा। तो इसको तिरछा से गुना करने आप लगाते हैं। ऐसे भी आप लोग तेज हैं। 3 दूनी के 6, 35 15 और 5 चौके 20। तो किसका पूछ रहा है? ए और सी का। तो यहाँ ए और सी का हो जाएगा 6:20 यानी कि 3 और 10। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ डी में दिया है 3 और 10। तो इसी तरह से आपको ट्रिक के माध्यम से और जो मतलब अच्छे तरीके से आपको जो है 20 दिसंबर मेंस की तैयारी आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगला कह रहा है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो आपको मिजोरम में स्थित है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु यानी कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो ये आपको लिया जाता है रंध्र के माध्यम से। किसके माध्यम से? रंध्र के माध्यम से ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये गेलुसाक के नियम के द्वारा दिया गया था कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। जो यह नियम जो दिया गया गेलुसाक के नियम के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित इसमें देखिए महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। ये गलत है आपका। थियोसॉफिकल सोसाइटी में अडायर थे।
थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक जो थे आपका अडायर थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन सही है। राजा राम मोहन राय ब्राह्म समाज ये भी सही है। और स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज आपका यही सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर। स्वतंत्रता का पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था थी। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर जो भारत की अर्थव्यवस्था थी आपको स्थिर अर्थव्यवस्था थी। क्या थी? स्थिर अर्थव्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी जोड़ा जो है आपका गलत है। तो इसमें कह रहा है आपको कि राष्ट्रीय क्षय रोग संस्था आपका कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। और कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी ये आपको अहमदाबाद में नहीं है। तो कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी जो है ये आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कहाँ है। और भारतीय पाश्चर संस्था कूनूर में है। केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्था आपको चेगलपट्टू में है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश म्यांमार देश के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो म्यांमार देश के साथ कह रहा था यहाँ आसाम होगा। म्यांमार देश के साथ एक ट्रिक बताते हैं कि अरुणा मम्मी म्यांमार गई। अरुणा मम्मी जो है म्यांमार गई, वहाँ बैठा लीजिएगा आपको निकल जाएगा सारे राज्य की अरुणा मम्मी म्यांमार गई। तो यहाँ पे याद रहेगा कि आसाम यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान किनका था। तो फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी कि मोंटेस्क्यू था, वाल्डेयर था और रूसो था, इनमें से हो जाएगा सभी थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चाय और चीनी के साथ व्यापार पर एकाधिपत्य को समाप्त कर दिया था। तो ये आपको 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है यह चाय और चीनी के साथ व्यापार का जो है ईस्ट इंडिया के साथ जो अधिकार था वह समाप्त कर दिया गया 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए 1946 ईस्वी में ब्रेक डाउन योजना किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ब्रेक डाउन योजना याद रखिएगा कि लॉर्ड बेवेल के साथ। ब्रेक है तो यहाँ ब है, तो यहाँ भी याद रखिएगा कि बेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई थी। तो ये आपको खोला गया था पूर्णिया में। कहाँ खोला गया था? पूर्णिया में। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई? तो पूर्णिया में पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ पर अवस्थित है। तो प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल जो है ये आप याद रखिएगा कि पलानी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 में गुरु गोविंद सिंह महाराज का कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया। कब पूछ रहा है? 2022 का। तो 2022 का 356वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। अगला इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो हीरे का अपवर्तनांक याद रखिएगा कितना होता है? तो 2.42 होता है, बिल्कुल सही है। पानी का अपवर्तनांक 1.6 होता है, ये गलत है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है ये आप कमेंट में हमको बताइए, क्योंकि अब जो तैयारी आप लोग का है लास्ट है, तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.52 होता है। तो 3 भी आपका सही है। तो 1 और 3 ये केवल सही है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है और क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.62 होता है। अगला है कि CAG रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित करने के मामले में 10 शीर्ष राज्य में कितने स्थान पर है। क्वेश्चन कर रहा है कि CAG का रिपोर्ट जब आया था तो बिहार में अपनी अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित करने के मामले में यानी कि टॉप 10 राज्यों में बिहार का स्थान कितना है। तो ये आप याद रखिएगा कि बिहार का स्थान जो है तीसरा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जल विद्युत उत्पादन में टरबाइन के द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो जल विद्युत उत्पादन में टरबाइन के द्वारा जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है ये आपको किसके माध्यम से होता है? तो स्थितिज ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि उच्च न्यायालय में DC माधवा बनाम बिहार राज्य का ऐतिहासिक मामला राज्यपाल की निम्नलिखित शक्तियों में से किससे संबंधित था। तो ये आपको था कि अध्यादेश को पुनः प्रवर्तन करना था, कि अध्यादेश को पुनः विचार किया जाए। निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए और कह रहा है कैबिनेट मिशन का आगमन, संविधान सभा के लिए चुनाव और डायरेक्ट एक्शन डे और पाकिस्तान का प्रस्ताव। तो इसमें आप याद रखिएगा कि 44 का आंसर इसमें हम आपको बता दे रहे हैं बी। क्या होगा?
बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने किस नदी में घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का बिहार सरकार को निर्देश दिया? तो किस नदी में? तो याद रखिएगा कि सोन नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकांग एक झिल्ली से घिरे होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकांग जो है एक झिल्ली से घिरे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है कि कोशिका जो होता है एक झिल्ली से घिरा होता है। और इसमें कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का अभाव होता है, ये भी सही है। और विषाणु में झिल्ली का अभाव होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हम लोग का ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष 2023 को बिहारी रत्न सम्मान दिया गया था? वर्ष 2023 को बिहारी रत्न सम्मान किसे दिया गया? तो इसमें आप याद रखें सोनी कुमारी को जो है 2023 का बिहारी रत्न सम्मान जो है प्रदान किया गया है। अगला इसमें देखिए दे रहा है कि 3680 यानी कि 3680 रुपया को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल का कितना ब्याज होगा? तो साधारण ब्याज आप लोग जानते हैं, मूलधन इंटू रेट और इंटू टाइम, ठीक है। अब यहाँ आप लोग कर लीजिएगा 100। अब यहाँ देखिए यहाँ पॉइंट हटाने के लिए आप लोग यहाँ 100 कर लीजिएगा, अरे 100 कर रहे हैं 10 कर लीजिएगा, क्योंकि एक पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10। तो 25 चौक यहाँ हो जाएगा 100 और 4 से 4 ये कट गया। अब ये 0 से ये जुड़ गया, यानी कि 3680 आपका ये आपको ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। तो ऐसे ही तरफ से आपको प्यार प्यार करके हम आपको प्यार प्यार करेंगे ना, प्यार प्यार से आपको सारा मैथ जो है मेंस का हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन का है कि किस नियम के अनुसार किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण की दर वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है? तो ये आपको हो जाएगा स्टीफन का नियम, चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। तो ये आप याद रखिएगा स्टीफन का नियम है। अगला क्वेश्चन का रहा है 50 नंबर कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? यह बहुत साधारण क्वेश्चन है, ये आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मधुमक्खी की भाषा की खोज हेतु नोबेल पुरस्कार मिला था? वो जो है मधुमक्खी को भाषा जान गए थे, सोच लीजिए वो कितना इंटेलिजेंट थे। तो ये हो जाएगा प्रोफेसर कार्ल वान फ्रिस्क जो थे वो मधुमक्खी की भाषा की खोज के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कह रहा है कि कौन सा रसायनों में से कृत्रिम बादल बनाने के लिए आपको प्रयुक्त किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का जो प्रयोग जो हम लोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए किया जाता है। जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, तो पोशाक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि पोशाक का क्रय मूल्य 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया है और 20% लाभ हो रहा है। तो याद रखिए कि लाभ जब भी होता है आपको क्रय मूल्य पर ही होता है। अगर मान लीजिए आप कोई भी सामान 100 रुपया में खरीदें, वो आपको 20% की लाभ कमाना है, तो कितना में बेचिएगा? 120 में। तो किस पे निकालें? आप क्रय मूल्य पर ही ना निकालें। तो इसीलिए हम बता रहे हैं आपको कि एक्स का जो है यानी कि एक्स मान लेंगे कि क्रय मूल्य है 20% लाभ, यानी कि इसका 120 कर देंगे, क्योंकि 20% लाभ हो रहा है। अगर यही हानि कहता तो 100 में से हम लोग घटा देते हैं और परसेंटेज का मतलब होता है 100। अब बराबर कर देंगे कितना? 1440, क्योंकि 1440 में बेच रहा है ना। अब यहाँ 0 से 0 काट देंगे और यहाँ 12 × 12 होता है 144। अब 12 में आपको यहाँ 100 से गुना कर देंगे तो आपका एक्स का मान आ जाएगा 1200। ये आपका आंसर हो जाएगा सी। तो देख लीजिए कितना अच्छे से हम आपका एक्सप्लेन किए। तो आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 20 दिसंबर मेंस को क्या करना है? तोड़ देना है। अगला है कंप्यूटर के ऑन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर ऑन हम लोग करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करना जब करते हैं तो प्रोसेस उसका होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो हम लोग बूटिंग कहते हैं। जो नहीं स्क्रीन पाएगा तो गोल गोल घूमता है, उसी को हम लोग बूटिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप बीजाणु जो है निर्माण द्वारा प्रजनन नहीं करता? तो इसमें आप याद रखिएगा कि प्रजनन कार्य नहीं करता है तो अनावृत्ति बीजी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें कह रहा है एक तरफ दिया है राष्ट्र प्रमुख दिवस और उसके दिया संबंधित तिथि।
तो 56 में पूछ रहा है कि कौन सा गलत पूछ रहा है। तो गलत इसमें देखिएगा, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व विद्यार्थी दिवस आपको होता है ये 15 अक्टूबर, और जैव विविधता दिवस 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो पूछ रहा है किसकी प्रतिक्रिया में, तो क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है ये आपको किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो रिपोर्ट्स विदाउट वंडर्स के द्वारा जो है, बॉर्डर्स के द्वारा जो है यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है प्रस्तुत किया जाता है। विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो 59 में आपको हो जाएगा चीन, कि विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश होता है। ये जितना भी उत्पादक है, जैसे इस्पात का देगा, लोहा का देगा, चाय का देगा, चीनी का देगा, ये क्या बोलते हैं, गेहूं का देगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो एक क्वेश्चन आप जो क्या है बुक से पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग को नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी आपको एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। अब प्रेजेंट का याद रखिएगा, ये नहीं कि 2 साल पहले का, प्रेजेंट का। अगला इसमें कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो इस आप याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनजर गुप्त कांग्रेस रेडियो को चलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निजीकरण की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि निजीकरण की विशेषता नहीं है। तो इसमें आप याद रखिए कि निजीकरण राष्ट्रीयकरण को पूर्णतः विपरीत होता है, ये भी सही है। और कुछ निजी भागीदारों को बढ़ते प्रभुत्व को एकाधिकारवादी परिवेश का विकास हो सकता है, ये आपका सही है। कह रहा है कि इसमें विशेषता नहीं है। इसमें कह रहा है कि निजीकरण से आर्थिक क्षेत्र में राज्य का प्रभुत्व बढ़ता है, ये गलत है आपका। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा सी नंबर। कह रहा है कि किस सातवाहन शासक ने वेंकट स्वामी की उपाधि धारण किया था। तो ये आपको किया था गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ दिया है उसका संगठन और उसकी तरफ दिया है उसका स्थापना। तो असम राइफल की स्थापना कब हुआ था, 1835 में। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1986 में। और नेशनल कैडेट क्राफ्स ये आपको एनसीसी का हुआ था 1948 में, यहाँ गलती दिया है, एनसीसी 1948 में हुआ था। और सीमा सुरक्षा बल 1965 में। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ दिया है शिलालेख और दूसरी तरफ कहा है प्राप्ति स्थल, अब यहाँ दिया है कि सुमेलित नहीं है। तो जटिंग रामेश्वर शिलालेख ये कहाँ से आपको मिला था, तो रामेश्वरम से, ये आपका गलत है। जौगढ़ शिलालेख गंजाम से, सही है। धौली शिलालेख पुरी से, ये सही है। और सोपारा शिलालेख थाने से, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ए नंबर 64 का। 65 में कह रहा है कि व्यवसाय राष्ट्रीय आय खातों के अनुसार द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आप याद रखिए कि इसमें शामिल होते हैं विनिर्माण, निर्माण और चीनी उत्पादन। खान और उत्खनन आपका आता है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। खान और उत्खनन जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि भी आपका प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन द्वितीय क्षेत्र में आपका होता है निर्माण, विनिर्माण, चीनी उत्पादन, ये आपको होता है द्वितीय क्षेत्र में होता है। बहमनी राज्य के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता था। तो दक्कन का नीरो आप याद रखिएगा कि हुमायूं शाह को कहा जाता था। कौन सा स्रोत जो है मीथेन गैस का उत्पादक होता है, निम्न में कौन सा स्रोत जो मीथेन गैस का उत्पाद होता है। तो धान का खेत, धान का खेत से मीथेन निकलता है, हाँ ठीक है। पशुओं की जुगाली से भी निकलता है, धान की खेत से भी निकलता है, आर्द्र भूमि से आपको भी मीथेन गैस उत्पादक होता है, यानी कि निकलता है। तो उपयुक्त में से आपका हो जाएगा सही। अगला है कि कालाजार जीवाणु जनित रोग होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि विचार कीजिए और सही जो है नहीं है। अगर कहीं भी एग्जाम आपने देने जाइएगा, आपका सही नहीं है या सही है, सीधे वहाँ आप लोग घेर दीजिएगा, ताकि उत्तर देने से पहले आपको दिमाग में रहे कि हमको सही पूछ रहा है या सही नहीं पूछ रहा है। तो इसमें कह रहा है कि सही नहीं है। तो देखते हैं 68 में क्या कह रहा है कि कालाजार एक जीवाणु जनित रोग है। कालाजार जीवाणु से नहीं होता है बल्कि विषाणु से होता है। और इसमें कह रहा है कि विटामिन के की कमी से रक्त स्राव होता है, ये आपका सही है। तो इसमें कह रहा है गलत है, तो केवल सी ए हो जाएगा। अगला इसमें कह रहा है एक तरफ दिया खेती और दूसरी तरफ खेती का नामांकन दिया है, ठीक है।
तो पूछ रहा है कि सही सुमेलित चुनिए। तो इसमें आपको बताना होगा कि फलों की खेती, तो फलों की खेती आपको किसके लिए किया जाता है, उसका नामांकन क्या है, तो पोमोलॉजी, ठीक है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी। तो उपरयुक्त में से सही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। तो ये किया जाता है आपको ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किया, तो कितना प्रतिशत अंक किया। ये तो एकदम सिंपल है। जैसे कि आप लोग 500, जैसे इंटर का एग्जाम चाहे मैट्रिक का कुछ भी का एग्जाम दिए होंगे, तो जैसे 500 होता है और आपका आता है 300 नंबर, तो क्या करते हैं 300 बटे में क्या कर देते हैं 500, अब इंटू क्या कर देते हैं 100, यहाँ से यहाँ 0 से 0 काट दिए और 300 बटे में 500 हो गया। तो इसमें आपका क्या होता है 60, यानी कि 60% में फर्स्ट परसेंट, 60% में आके क्या होता है फर्स्ट डिवीजन। उसी तरह से यहाँ पूछ रहा है कि 25 अंक में से 22 अंक लाया, यानी कि जितना लाया उसके ऊपर और टोटल यानी कि जितना में से, तो यानी कि 25 में से और कह रहा है कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए 100 लगाते हैं। तो 25 चौका 100 और 22 में 4 से गुना करेंगे तो 88, यानी कि 88% जो है लड़का को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1947 में जिन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए पूर्वी बंगाल में नोआखाली का दौरा किया था, तो ये आपको किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा जलडमरूमद यूरोपीय भाग को इस्तांबुल के एशियाई भाग से जो है अलग करती है, तो ये करती है आपको बोस्फोरस जलडमरूमद। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका कह रहा है कि इसमें सही नहीं है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि आवर्त के से बाईं से दाईं जाने पर तत्वों का प्रथम आयतन विभव जो घटता है, घटता नहीं यहाँ बढ़ता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुश डिस्पेच यानी कि बुश डिस्पेच के बारे में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। तो इसमें सत्य कथन को छांटना है। कह रहा है कि सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई थी, सही है। विश्वविद्यालय की स्थापना की भी सिफारिश की गई थी बुश डिस्पेच में, यह भी सही है। और शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी को सिफारिश किया गया था, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। नेक्स्ट है 76 नंबर कि कौन सा जो है एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का एक प्रकार नहीं है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि प्रकार नहीं है, तो समाना जो है आपका उष्णकटिबंधीय प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व जो है लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है और उच्च तापमान का प्रतिरोध कर सकता है, जिससे उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, तो उसे हम लोग क्रोमियम कहते हैं, नहीं क्रोमियम का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन जो है इसमें असत्य है। तो 78 का देखिए असत्य। तो कह रहा है केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, ठीक है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था कानपुर में है, तो आपका ये दोनों कथन जो है असत्य है, तो ऑप्शन बी है। अब ये दोनों हम आपको जो है एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दिए हैं, वहाँ आप जाकर देखिएगा और कमेंट पे हमको बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका गलत है। तो 79 का पूछ रहा है कि बर्लिन राइन नदी के किनारे है, बर्लिन क्षिप्रा नदी, बर्लिन जो है बर्लिनर नदी पर है यार, ये आपका गलत है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, हमको ध्यान में नहीं आ रहा है। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था, तो सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था आपका महाराष्ट्र का एक जाति विरोधी और पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है। तो ये आपको होती है सेल्यूलोज से। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, ये आपका हो जाएगा धान का। पूसा सुगंधा 5 जो है अब धान का किस्म है। अगला कह रहा है कि अप्रैल 2023 में किस राज्य में मरचा चावल को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया। तो मरचा चावल दिया गया है आपको बिहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण प्रोटोकॉल और उसकी स्थापना दिया है। अब पूछ रहा है कि सही नहीं है, यानी गलत को आपको टिक करना है। तो वेटलैंड इंटरनेशनल 1999 ईस्वी में हुआ था, ये आपका गलत है। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको 1987 में। अगला है कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव होगा। तो ऊर्जा का पिरामिड आप याद रखिएगा कि यह सीधे होता है सीधा,
अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है 86 नंबर में कि पौधों में सरल अस्थायी उत्तक के संदर्भ में कौन सा कथन है, कथन पर विचार कीजिए। तो पौधों में लचीलापन का गुण जो होता है कोलनकाइमा उत्तक के कारण होता है। कह रहा है कि पौधों में लचीलापन जो है कोलनकाइमा उत्तक के द्वारा होता है। और कह रहा है इसमें कि स्केलेकाइमा उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाती है। इससे याद रखिएगा कि सॉलिड मतलब क्या होता है, हार्ड, यानी कठोर और मजबूत। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, 1 और 2 दोनों सही है। तनिथा राय राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो इसमें आपको म्यांमार में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथौर का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये आप याद रखिए कि हमीर देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फुफ्फुस धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को प्रवाह करती है। क्या कह रहा है कि फुफ्फुस धमनियाँ जो है ऑक्सीजन समृद्ध रक्त प्रवाह को प्रभावित करती है। तो ये आप याद रखिएगा गया कि गलत है, फुफ्फुस धमनियाँ ऑक्सीजन वृद्ध रक्त को प्रवाह नहीं करती है। फिर इसमें कह रहा है कि फुफ्फुस शिरा कार्बन डाइऑक्साइड, जस्ट उल्टा दिया है। तो ये दोनों कथन जो आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाकर एवं सर्किट कप का संबंध किससे है, किस खेल से है? तो वाकर और सर्किट आपका गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल जहाँ से वर्कार ईंट प्राप्त हुए थे, वर्काकार ईंट प्राप्त हुए थे, कहाँ से हुए थे? तो ये चहुंदड़ों से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन आपका सही इसमें दिया है? तो 92 में देखिए उपयुक्त में से सब सही है कि एशियाई खेल का प्रारंभ 1951 में दिल्ली शहर में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे दिया है आपका कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलेटिक कमलजीत सिंधु थी, ये भी सही कह रहा है। और 19वां एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में चीनी के हांगझोंग शहर में हुआ था, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे लगा लीजिए आप लोग डी। सरकार का प्रमुख या धुरी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है आपका गंगावारम बंदरगाह जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो ये आपको नियुक्त किया गया भीमराव बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। संवैधानिक सलाहकार जो थे बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे। मापतौल की दशमलव प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो मापतौल दशमलव प्रणाली जो है आपको ये फ्रांस का देन है। निम्नलिखित में से क्या लाइगेज से संबंधित है? तो लाइगेज से संबंधित इसमें पूछ रहा है। तो इसका उपयोग जो है डीएनए के खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसका? लाइगेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है यहाँ पे देखिए, इसमें से देखिए दे रहा है, जानते हैं इसका चिन्हवा जो है चेंज कर देना है। जहाँ जहाँ गुना है वहाँ प्लस कर दीजिएगा और जहाँ प्लस है वहाँ गुना कर लीजिएगा। या थोड़ा सा अति हो जाएगा, टाइम टेकन ज़्यादा इसमें लेगा, लेकिन बन जाएगा। ठीक है, इसका हम आंसर बताते हैं। 98 का हो जाएगा आपका बी नंबर। भागा की जगह माइनस रख दीजिएगा, माइनस की जगह भाग रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह पूछ रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह जो है क्या है? तो चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह आपका हो जाता है धनुष। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपको हो जाता है बेंगलुरु में। तो ये रहा है आप लोग का अड्डा जीएस का सेट नंबर 6। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी भी प्रकार से आप लोग यहाँ वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत जैसे महसूस करते हो कि हाँ सर ये वीडियो में प्रॉब्लम है, तो आप खुले दिल से कमेंट कर सकते हैं, हमको बुरा तनी सा भी नहीं लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो समाप्त करने से पहले एक चीज़ और हम आपको बता दें कि एग्ज़ाम में 65 प्लस स्कोर कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ खेला हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि 65 प्लस, क्योंकि 1275 ही यहाँ पे सीट है। और हम जो बोल रहे हैं वो राइट आपका होगा, क्योंकि हम भी 3-4 बार दरोगा मेंस में ही छंटे हैं। ठीक है, तो 65 प्लस स्कोर पीटी में होना चाहिए और 70-75 प्लस आप याद रखिएगा कि आपको मेंस में होना चाहिए, तब जाकर आपके शरीर पर जो है वर्दी चढ़ेगा, नहीं तो समझ जाइए क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।